सभी सहयोगियों को यथा योग्य प्रणाम, नमस्ते और अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा सुनीता पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। साथियों, आज देश में एक बहुत बड़ा फैसला आया है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, और कुछ मुगल काल की भी लोकोक्तियाँ और कहावतों में व्यक्ति हमेशा जीवित रहता है। पहले समय में ज्ञान आगे परंपरा में ले जाने की भी यही विधि अपनाई जाती थी, जो एक सरल और समृद्ध तकनीक थी। कितनी पुरानी कहावत हम सब आज तक कहते आए हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अब अपने मुख्य विषय पर आते हैं, ज्योतिष का मनोविज्ञान और कुंडली के दो खास घर तथा पार्टनर। साथियों, पंचम स्थान प्रेम है, संतान है और शिक्षा, यानी ये सृजन को दर्शाता है। सृजन के सामने का घर लाभ है हर प्रकार का, और पंचम उसे पाने के लिए भी और बनाने बचाने के लिए भी व्यक्ति संघर्ष करता है। और पंचम से सप्तम यानी तीसरा है, और उस सप्तम से पंचम 11वां यानी उसका लाभ है। उससे पंचम सप्तम है, यानी लाभ स्थान। जीवन में जब पार्टनर आता है तो या तो पहले प्रेम होता है, या उसकी उपलब्धि, उसकी सम्मान और इच्छा पूर्ति होता है। उसे पाने के लिए वो विवाह का सहारा लेता है, यानी पुरुषार्थ करता है। फिर उसे अपना जीवन साथी बना उससे संतान पाता है और प्रेम पाता है। फिर उसका राज्य या संसार फैलता है, या वो समाज के निर्माण में योगदान देता है। पंचम, सप्तम और तृतीय के इस संबंध को आप यहाँ से पहले की मेरी वीडियो एक बार और देखेंगे तो आपको भली भांति समझ आ जाएगा। लाभ का, पंचम का, सप्तम का, तृतीय का संबंध एक दूसरे से भली प्रकार। नूरजहां प्रेम की पर्याय थी या आधिपत्य की, ये एक अलग से चर्चा का विषय हो सकता है। हम अपनी चर्चा उसकी कुंडली के ग्रह और उसके विवाह या पार्टनर के संबंध में करेंगे। आज की वीडियो बहुत बहुत ख़ास है, कृपया पूरी अवश्य देखें। पांचवें घर से हम महत्वाकांक्षा भी देखते हैं, और वो यश का भी प्रतीक है। और कभी कभी समय के साथ
सब कुछ धूमिल पड़ जाता है। वो इंसान, उसके कार्य, उसका प्यार, उसकी प्रसिद्धि, बस वो स्वयं एक स्ट्रक्चर के रूप में घनीभूत हो जाता है, जो चौथे घर से देखा जाएगा। पर उसकी पहचान समय के साथ धूमिल भले ही हो जाए, पर बदलती नहीं। ये अंतर राजा भोज की गौशाला और ताजमहल के बारे में आप जानकर भली भांति समझ सकते हैं। ये अंतर विचार धाराओं और कृतित्व तथा सोच का था। एक इमारत देश को लूटकर सबसे गद्दारी की कब्रगाह के रूप में बनी, सिर्फ स्वयं के संतोष के लिए, और जिन्होंने इसका निर्माण किया उन मजदूरों को जिंदा ही मरने के कगार पर पहुंचा दिया गया। किस प्रकार, इस विषय की गहराई में हमें नहीं जाना चाहिए। उस सुंदरता और उस सोच के पीछे का सच यही है। दूसरी तरफ राजा भोज सरस्वती पुत्र भारत में तमाम ऐसे पुरुष रहे जिन्होंने महिलाओं को लाचार बनाकर अपनी मनमानी की। उनका व्यवहार एक नार्कोसिस्ट या सैडिस्ट की तरह होता था। स्त्री का जीवन एक कठपुतली की तरह रहा। बहुतों का ऐसे लोगों के हाथों पर इस तरह जीवन मुट्ठी में या परिस्थितियों में कैद रखा गया। लेकिन इससे विरुद्ध नूरजहां वो प्रसिद्ध नाम है जिसका जन्म 31 मई 1577 को ईरान के एक संभ्रांत फारसी नागरिक गियास बेग के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुआ। पिता पूरी तरह कंगाल हो गए और उसे ईरान से ले भारत के लिए भाग निकले। ये वो दौर था जब दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह जाकर गुजर बसर कर लेता था, अगर बाजुओं में दम है तो। उसके पास खाने तक को नहीं था। उसी समय मलिक मसूद नाम के धनी व्यापारी के काफिले ने नवजात बच्ची को बचाया और यही काफिला उसके परिवार को अकबर के दरबार में ले आया, जहाँ से उसकी किस्मत बदली। पुरुषार्थ, संघर्ष, सत्ता, प्रेम की धुरी पार्टनर रहा। ये वो कहानी है जहाँ विवाह के बाद एक पुरुष पार्टनर का जीवन एक स्त्री ने बदला और वो धीरे धीरे हर तरह से क्षीण विलुप्त होता गया। ताजमहल रह गया, राजा का प्रेम और नूरजहां की सत्ता, मुमताज महल की कहानियाँ सब खत्म हो गए। इसके विरुद्ध हिंदू संस्कृति, सभ्यता, मानवता, शिक्षा तथा साहित्य की धरोहर
राजा भोज की स्मृति आज भी ज्यों की त्यों है। और आज वो इमारत यानी वो जगह भी हमें 1000 वर्ष बाद प्राप्त हो सकी। हमारा समृद्धशाली इतिहास अपने उसी स्थान पर आसीन हुआ जहाँ से वो आरंभ हुआ था। राजा भोज 11वीं सदी के माने जाते हैं और कुछ लोग 1110 के आसपास की सदी को उनका मानते हैं। उनकी सभा बड़े बड़े पंडितों से सुशोभित रहती थी। राजा भोज ने ज्ञान के सभी क्षेत्रों में रचनाएं की। उनके लिखे ग्रंथों की रचना 85 है। युक्ति कल्पतरु उनकी वो अद्वितीय कृति है जिसमें अनेक विषयों का समाहार है यानी हल है। वास्तु, रत्न परीक्षा, विभिन्न आयुध, पशु परीक्षा, विभिन्न पालकियाँ और जहाज़ों का विवरण इस ग्रंथ की अपनी विशेषता है। भोज बहुत बड़े वीर प्रतापी पंडित और गुणग्राह्य थे। कवि, दार्शनिक और ज्योतिषी थे। भोज धरा नगरी के सिंधुल नामक राजा के घर में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम सावित्री था। जब वे 5 वर्ष के थे तभी इनके पिता इनके लालन पालन का भार अपने भाई मुंज पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। कालांतर में भुंज सारा राज्य राजा भोज को सौंप सपत्नीक वन चले गए। उनका राज्य 1155 ईस्वी तक रहा। पंडित खंडिता सर्वे भोजराजे दिवम गते। भोज जब तक थे ये कहा जाता था। अध्य धारा सदा धारा सबा लंबा सरवती पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवि स्थिति। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था। इन दोहों का सार ये है कि जब तक भोज थे तब तक हर विद्वान व्यक्ति और पंडित सुरक्षित था। उनकी पत्नी भी बहुत बड़ी विदुषी थी। 11वीं सदी के बाद 12वीं सदी से पारमार वंश को सोलंकी और उत्तर से तुर्क के लगातार आक्रमण का सामना करना पड़ा। राजा भोज के बाद मालवा के परमारों ने अपनी राजधानी को धार से हटाकर मांड स्थानांतरित किया था। राजा भोज किसी भी भारतीय काल के सबसे प्रसिद्ध कवि, राजा और दार्शनिक राजा माने जाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें एक धर्मनिष्ठ विद्वान राजा के रूप में कई किंवदंतियों में स्थान दिया गया। कला, साहित्य और विज्ञान के
संरक्षक के रूप में उन्हें जाना जाता है। राजा भोज की गौशाला की स्थापना का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। आज 15 मई 2026 का दिन एक बहुत बड़ा दिन है, जब हम सद्गुणी जनों के श्रम और प्रयास द्वारा राजा भोज को पूर्ववत प्रतिष्ठित कर पाए हैं।